फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 101 का। यूनिट 3 का नाम है सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड नेचर एंड ब्रांचेस। तो जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी दैट इज़ मच ईजियर फॉर देम, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है, सोशियोलॉजी का मतलब नहीं जानते हैं, तो उनके लिए थोड़ी हार्ड हो सकती है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इन बीएड, बट एट द सेम टाइम आपका क्या पता 3 मार्क्स में आ सकता है। तो 3 मार्क्स का हमने रेडी रखना है मटेरियल। ये कभी भी पेपर में लॉन्ग आंसर में तो नहीं आया, क्या पता इस बार आ जाए, बट नेवर माइंड, लेट्स डिस्कस अबाउट। इसका सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या इसका इम्पोर्टेंस है लाइफ में, नेचर क्या है, क्या वर्क करती है, कैसा इसका काम है, ठीक है। ब्रांचेस कौन कौन सी है सोशियोलॉजी की, एजुकेशन में कैसे सोशियोलॉजी वर्क कर रही है। तो इसमें मेजर जो इम्पोर्टेंट है ना, वो एजुकेशन में इसका क्या वर्क है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोसेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो एजुकेशन सोशियोलॉजी है, नन अदर देन मीनिंग, स्कोप, नेचर। अगर थोड़ा थोड़ा आपको मीनिंग का भी पता होता है तो इट मीन्स अ लॉट, बट ब्रांचेस और नेचर ये लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है आपको इजीली, यू कैन डू, बट 3 मार्क्स का आए तो डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे। मीनिंग, स्कोप, नेचर, ब्रांचेस, एजुकेशन सोशियोलॉजी के बारे में 2-3 लाइन। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर आपको 3 मार्क्स का करना है तो 3 मार्क्स का नेचर आ सकता है, 3 मार्क्स का ब्रांचेस आ सकती हैं, या एजुकेशन सोशियोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन सोशियोलॉजी? तो एजुकेशन सोशियोलॉजी का मीनिंग लिखोगे एंड उसके साथ थोड़ी सी डेफिनेशन डालोगे एंड देन यू विल कंक्लूड एज वेल। तो 3 मार्क्स का अगर तीनों में से कोई भी आ जाता है तो दैट यू कैन डू एनीथिंग, राइट। सो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मीनिंग देख लेंगे, इसका मीनिंग क्या है। तो इंट्रोडक्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये कहते हैं कि बहुत ही अभी इन्फेंट कहते हैं ना, जो बच्चा शिशु होता है, वैसा एक डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी। और ये सोशल साइंस का मतलब एसएसटी, सोशल स्टडीज़, समाज को पढ़ने के लिए ऐसी साइंस है जो कि बहुत ही न्यू है, न्यू डिसिप्लिन है। हालांकि हम सब जानते हैं कि 170 80 या कुछ ऐसा 89 के आसपास ये जो डिसिप्लिन है हमारे समाज में आती है। ये इस वजह से आती है क्योंकि हमारे देश में हो रहा था इनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी घटनाएं हमारे वर्ल्ड में हो रही थी। इसकी वजह से ये जो डिसिप्लिन है पहले वेस्ट में आया, फिर देन इंडिया में बहुत देर बाद आया। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत यंगेस्ट है, इन्फेंट सोशल साइंस कह सकते हैं। और ये मेजरली कंसर्न्ड होती किससे? सोसाइटी से, समाज के बारे में बताती है, समाज कैसा होना चाहिए, वहाँ पे लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, क्यों पुअर हैं, क्यों रिच हैं। और ये सिर्फ सोसाइटी की स्टडी नहीं करती, ये एक सब की माँ है, मतलब सब सोशल स्टडीज़ की माँ है, ये सबसे ऊपर है। मतलब कि अगर मान लो कि इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था सिर्फ मनी से रिलेटेड बात करती है, समाज में कैसे अर्थव्यवस्था वर्क कर रही है। तो जैसे पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है वो बात कर रही है। पर जो सोशियोलॉजी है वो ऑल राउंड है, मतलब ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर रही है, ये सब की माँ है, कह सकते हैं कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एनालिटिकल साइंस कह सकते हैं क्योंकि इसमें एनालिस्ट ज़्यादा करता है। एक सोशोलॉजिस्ट क्या करता है, समाज की व्यवस्था को देखता है, ऑब्जर्व करता है कि कैसे समाज में वर्क हो रहा है, कैसे पुअर होते जा रहे हैं, कैसे अर्बनाइजेशन कंडक्ट हुआ, कैसे लोग यहाँ से लोअर सिटीज़ से कैसे अपर सिटीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे माइग्रेशन जैसी स्थिति आई, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या फैक्टर्स रहे होंगे, ये सारी की स्टडी कौन करता है? रिलीजन हो गया, मैरिज हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, सब के बारे में सोशियोलॉजी स्टडी करती है। तो ये काफ़ी डीप चला जाएगा अगर हम इसमें ज़्यादा घुस जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसका एटमोलॉजिकल मतलब क्या है, मतलब कि इसका टर्म का मतलब क्या है, सोशियो प्लस लॉजी, ठीक है।
सोशियो प्लस लॉजी, सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी करनी है किसकी, सोसाइटी की। तो ये किससे आया, लैटिन वर्ड से आया, सोशियस जिसका मतलब होता है सोसाइटी, ग्रीक वर्ड जो होता है लॉगोस जिसका मतलब होता है स्टडी। और ये साइंस ऑफ स्टडी कह सकते हैं कि स्टडी करता है किसकी, सोसाइटी की। और आज के टाइम पे ये इसके पास एक आंसर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्टडी ही नहीं करता है, इसको साइंटिफिकली प्रूवन करता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ ये फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी क्या होती है, सिर्फ विचारों में रखी गई है। इकोनॉमी क्या है, सिर्फ अर्थव्यवस्था। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स मतलब इसमें क्या है कि ये सब इंक्लूड है। जो अगस्ट कॉम्ट थे 1838 में, इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था, सोशियोलॉजी को, ठीक है। ये नाम याद रखना क्योंकि ये फादर हैं सोशियोलॉजी के, तो ये लिख सकते हो, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज द अगस्ट कॉम्ट एंड द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द अगस्ट कॉम्ट। क्योंकि सबसे पहले जो वर्ड आया था वो सोशियो फिजिक था, ये किसी और ने यूज़ कर लिया था। पहले ये सोच रहे थे कि सोशियो फिजिक की बात करें, बट नियर बाय इन्होंने डिसाइड करा कि सोशियोलॉजी नाम रखा जाएगा, जिसको हम स्टडी करेंगे, सोशल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे, इसका नाम सोशियोलॉजी। ये वर्ड जो कॉइन किया गया था अगस्ट कॉम्ट के द्वारा। और ये सब पता चल गया, ऑब्वियसली पता चल ही गया होगा। एंड टुडे टर्म्स डिनोट द रिलेटिवली रिग्रेस्ड रीजन। व्हाट इज दैट? कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल डीप मीनिंग क्या है। तो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, कुछ लोग होते थे वहाँ उस टाइम पे जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था सोसाइटी की तरफ, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी कैसी सोच है, वो कैसे कस्टम फॉलो करते हैं, कैसे। कुछ लोग होते हैं ना, बिल्ली आगे से निकल गई तो ये मानते हैं कि यार ये अशुभ है। तो किस तरह से उस सुपरस्टिशियस को मानते हैं। सोसाइटी कैसे वर्क करती है, कल्चर में कैसे वर्क कर रही है, कस्टम में कैसे बिहेव कर रही है, ये सारी स्टडी जो है वो सोशियोलॉजी करती है। ह्यूमन कैसे बिहेव करता है अकॉर्डिंगली, कैसे कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस यहाँ पे अडाप्टेड हो रहे हैं। स्ट्रैटिफाइड है हमारी सोसाइटी, किस तरह से लोअर मिडिल अपर क्लास है, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें थोड़ी ओवरव्यू करके हमने पढ़ी है। जब हम इसका नेचर पढ़ेंगे तो हमें और डिटेल बारे में जानने पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन के बारे में पढ़ती है। ह्यूमन कंडीशंस कैसी हैं, वो कैसे वर्क कर रही हैं, वो कैसे फिनोमेनन में रह रहे हैं, उनकी क्या ऑक्यूपेशंस हैं, उनके लाइफ से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ती हैं। अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है। He's the father of sociology, defines the sociology is the science of social phenomena. साइंस ऑफ सोशल phenomena मतलब कि समाज में किस तरह से कंडीशन हो रही है, कैसे उसकी स्टडी करता है। मतलब कि कैसे पहले लोग कैसे रहते थे। हिस्ट्री क्या है कि जो सिर्फ पास्ट में क्या हुआ है ना, वो ही बात करता है। कुछ सोशियोलॉजी क्या करती है, पास्ट में जो गलतियाँ उन्होंने करी हुई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं भी थी, उसको भी स्टडी करता है। और आज के टाइम पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी स्टडी करता है। तो आज भी एप्लीकेबल सोशियोलॉजी है। सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, किस तरह से लॉज बनाए गए हैं समाज में, कैसे उठना बैठना। सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप, कि एक बिहेवियर क्या होता है, एक इंसान जब ग्रुप में होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, जब वो अकेला होता है तो कैसे बिहेव करता है, ये भी किम जॉल कहते हैं। सोशियोलॉजी एक जनरलाइज साइंस है, जनरल साइंस है, जो कि सोशल कल्चरल फिनोमेनन को ज़्यादा ध्यान से देखती है और उसके जेनेटिक फॉर्म्स को देखती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, कि ह्यूमन कैसे बातचीत करता है, उसकी कैसी सोच है, इंटरेक्शन। सोशियोलॉजी इज़ अ ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर कहा जाए तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, ये सब नहीं। सोशियोलॉजी एक साइंस ऑफ स्ट्रक्चर है, फंक्शंस ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है, कि कैसे काम कर रहा है इंसान, ये कह सकते हैं। ये जो है ना फेयर शायरी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड हिज ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें, इसमें एक भी इम्पॉर्टेंट मुझे अभी तक नहीं लगी।
लेट्स एक्सप्लोर अदर। मैक्लेवर की भी बहुत बड़ी है। समराइज कर लें तो समाज में अगर हम रह रहे हैं तो सोशोलॉजी स्टडी करता है सोसाइटी को, समाज में कैसे लोग रह रहे हैं, उनके रिलेशनशिप को, उनका क्या रिलेशन है एक दूसरे से, वो कैसे रहते हैं, जैसे कि मैट्रियार्की, पैट्रियार्की, मोनोगैमी, मोनोगैमी, कैसे ये सभी चीज़ें हम पढ़ते हैं। सोशोलॉजी स्टडी करता है सोशल लाइफ को, कि समाज में आपका व्यवहार कैसे होगा, स्टडी करता है उसकी लाइफ को, रिलेशन को, सबसे पहले सोसाइटी को, फिर उसके रिलेशन को, फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है ग्रुप में, वो उसके एक्शन क्या है, क्या काम करता है वो, उसके फॉर्म्स क्या हैं, और सोशल ग्रुप के बारे में स्टडी करता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पैदा हो गए हैं ना, जैसे कि रिच क्लास, पुअर क्लास। ह्यूमन रिलेशन हो गया कि जैसे कि ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं आपस में, वो कैसे बातचीत करते हैं, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, the supporter who advocates the sociology as a science instead the definition of science। मतलब कुछ सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी जो सोशोलॉजी है वो एक साइंस है। हाउ यू कैन डिस्क्राइब दिस इज अ साइंस, कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? साइंस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू अप्रोच टू अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑब्जेक्टिवली। कि साइंस क्या होता है, उसके पास एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, लॉजिक होता है। हाँ, ये चीज़ ऐसी हो रही है तो ऐसी ही होगी। साइंटिफिक कोहेरेंट होती है, प्रिसाइज होती है, छोटे फॉर्म में, और एकदम क्लियर आंसर होता है हमारे पास। इस मेथड से क्या होता है, गेटिंग द एग्जैक्ट सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट द फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। साइंटिफिक मेथड को ज़्यादा फोकस किया उन लोगों ने, है ना, ये सब चीज़ें। पेपर में आप कैसे लिख के आओगे, ये ज़रूरी है। स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी undergone changes, different school of thoughts। अगस्त कॉम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसने अपने नॉलेज को। जैसे कि एक सोशल स्टैटिक्स में इसने डील किया कि फर्स्ट उसने सोशल स्टैटिक के बारे में बात की, जो कि इकोनॉमिक फैमिली लाइफ के बारे में बात करती थी, और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक मतलब एक सीधा चुप, मतलब रिजिड, और डायनेमिक मतलब चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, चेंजेस इन सोसाइटी। तो इन्होंने बात की थी कि जैसे कि समाज में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि सोशल डायनेमिक की बात करें तो हमेशा कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट पहले कोई और था, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, मतलब कि चेंजेस इज कॉन्स्टेंटली हैपन इन द सोसाइटी। तो उसने ये बात की। दूसरा उसने बात की कि सोशल स्टैटिक्स है, मतलब कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप हमें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनमें डिफरेंस है, गैप आ गया हम दोनों में। तो वो चेंजेस, जैसे कि उनके टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, आज के टाइम में आज बच्चे को पता है कि फ़ोन क्या चीज़ है। तो वो उस चीज़ को अडाप्ट करने में बहुत टाइम लगाएंगे। दैट टेक्स डिफरेंट, पता कितना उछाल आया कि चेंजेस में। सोशल स्टैटिक कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, समाज में कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमी में, फैमिली में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और सोसाइटी तो चेंज हो ही रही है, डिफरेंट फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं। अबाउट द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, स्पेंसर कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर एक सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो किससे मिलकर बनी है, क्या ज़्यादा स्टडी उसमें होती है। तो वो कहते हैं कि फैमिली को पढ़ना, पॉलिटिक्स को पढ़ना, रिलीजन, सोशल कंट्रोल, एसोसिएशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सब चीज़ें क्या है, ये सोशोलॉजी पढ़ती है। ही ऑल्सो opinion that sociology should deal with the relationship between the members of society। सोशोलॉजी बातचीत करती है किसके बारे में, कि संबंध क्या होंगे आपके सोसाइटी के साथ, आपकी मम्मा के साथ क्या है। आप जब समाज में जाते हो तो आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है, किस तरह से आप डिफरेंट बिहेव करते हो, ये सारा एनालिसिस जो करते हैं वो सोशोलॉजिस्ट करते हैं उस टाइम पे के। फॉर्मलिस्टिक एंड स्पेशलिस्टिक स्कूल। फॉर्मलिस्टिक स्पेशलिस्टिक स्कूल क्या है?
ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। जैसे कि सोशल प्रोसेस, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर सिचुएशन वेयर द एटीट्यूड इज अ कॉम्बाइंड ऑफ, ये क्या है भाई, ये हम नहीं पढ़ रहे। पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे। सिंथेटिक स्कूल क्या होता है? सिंथेटिक स्कूल हम नेचर पढ़ेंगे आज, ठीक है। नेचर क्या होता है? नेचर मतलब कि उसकी ये इसका ओरिजिन कहाँ से है। द नेचर ऑफ सोशोलॉजी, वी इन्वेस्टिगेट व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट सोशोलॉजी इज, कि किस प्रकार की है ये, कैसा इसका नेचर है, क्या ये मोर रिजिड है, क्या चेंजेबल है, क्या स्टडी करती है, क्या एक्चुअली इसका क्या रेलिवेंस क्या है। तो सबसे पहले ये इंडिपेंडेंट साइंस है। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है। Sociology, like any other discipline, have its own area of study, not fully dependent on other discipline. ये किसी और पे निर्भर नहीं है, इसका खुद का ही एक वो है, डिसिप्लिन है। ये खुद के ही एरिया में स्टडी करती है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करती है। सोशोलॉजी एक सोशल साइंस है, एक फिजिकल साइंस नहीं है। ऑब्वियसली ये फिजिकल फंडेड चीज़ों को नहीं पढ़ती है, समाज के कुछ कुछ दायरे को पढ़ती है, जैसे कि रिच पुअर, क्लास, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ती है। तो सोशल साइंस फोकस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो कि फिजिकल साइंस जो होती है वो सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ती है, नेचर कैसे हमारे वर्क कर रही है ना। ये बिल्कुल सोशल साइंस है, ये फिजिकल साइंस नहीं है। दस सोशोलॉजी इज अ सोशल साइंस डील विद द मैन एंड हिज सोशल एक्टिविटीज़। ये सोशल एक्टिविटीज़ के साथ डील करती है कि समाज में एक्टिविटीज़ किस तरह से हो रही है। सोशोलॉजी कैटेगोरिकल है, ना कि नॉर्मेटिव। कैटेगोरिकल क्या होता है? कैटेगोरिकल इसकी एक कैटेगरी है, जैसे कि व्हाट इज़ एंड व्हाट शुड बी और आउट टू बी। ये मतलब क्या है? ये मतलब एक नॉर्म नहीं है कि ये चीज़ है तो यही है। मतलब मान लो कि हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, ये लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव और ये है जुडिशरी है, ये यही रहेंगी स्टैटिक्स। तो बट सोशियोलॉजी में क्या है? ये डिफरेंट, मतलब कि क्या है, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। मतलब इसमें हम सोचने की हिम्मत जुटा पाते हैं, मतलब कि हमारे पास ये शक्ति होती है। ये सोशियोलॉजी एक कैटेगरी है, मतलब इसमें अपना अपना दिमाग दे सकता है, मतलब वैल्यू फ्री है। प्योर साइंस है, नॉट अप्लाइड साइंस। अप्लाइड होती है जो कि नॉट इंटरेस्टेड इन, it is only interested in acquisition of knowledge. It has nothing to with application of that knowledge. मतलब अप्लाई नहीं करती है नॉलेज को। मतलब कि जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं, कोई चीज़ हमें पता चली तो हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं, सिर्फ प्योर साइंस है जिसमें हम सिर्फ अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ समाज में ये चीज़ें हो रही हैं तो कुछ इसके कारण हैं, रीज़न हैं। प्योर साइंस है, मतलब कि इसको सिर्फ एक्वायर कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ डिफरेंस नहीं है, अप्लाइड नहीं है। जैसे कि फिज़िक्स में क्या होता है? प्योर साइंस है, वाइल इंजीनियरिंग इज़ एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग में क्या? इंजीनियरिंग में सिर्फ आपको ये सिखाया जाएगा ये मशीन ऐसे ऐसे वर्क करती है, ऐसे वर्क करती है। बट जो फिज़िक्स होता है उसमें सिर्फ आप प्योर, समझ लो आप। सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट कॉन्क्रीट साइंस। ऑब्वियसली कि सिर्फ भाव को समझ सकती है और टच या उसको फील कर सकती है, टच नहीं कर सकती। वही चीज़ आ गई इसमें। स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट, ना ही वो फिजिकल है, उसको हम टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट हम उसको टच नहीं कर सकते। सोशियोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर फैमिलीज बट इन द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट एग्जिस्ट इन ऑल द सोसाइटी। प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे सोच सकता है इंसान अपने दिमाग में, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सोशियोलॉजी इज अ जनरलाइजिंग साइंस, नॉट अ पर्टिकुलर साइंस। सोशियोलॉजी जनरल साइंस है,
कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि हिस्ट्री जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन बढ़ाएगी, पर जो सोशियोलॉजी है वो रेवोल्यूशन को इन जनरल बढ़ा देगी कि हाँ ऐसी चीज़ हुई थी और आज इसलिए ऐसी है, आज समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इसका प्रभाव पहले था। तो मतलब एक पर्टिकुलर साइंस नहीं है, मतलब ये एक पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती, इसमें ना जनरल बात करती है। जनरल जनरल मतलब कि जैसे कि आप देख लो कि पर्टिकुलर इवेंट है, जैसे कि स्टडीज इवेंट इन जनरल वे। इवेंट मतलब हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था, बट सोशोलॉजी इस रेवोल्यूशन को एक जनरल वे में पढ़ाएगी, है ना। सोशोलॉजी एक जनरल साइंस है, नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस, ठीक है। लाइक इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस और जो होती हैं, सोशोलॉजी डज नॉट फोकस ऑन ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में चल रही एक एक्टिविटी को नहीं करती है ये फोकस। ये सब मतलब जैसे इकोनॉमी में मैंने अभी बताया कि जैसे इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था और पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं हम लोग, बट ये जो है जनरल है, ह्यूमन एक्टिविटी के एक पार्ट को नहीं देखती, ये हर पार्ट को जनरलाइज कर रही है। जैसे कि कार्ल मार्क्स थे जो कैपिटलिस्ट के बारे में बात करते थे, और कुछ इसमें से निकले हैं जैसे कि जो क्लास की बात करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं। बेबर हो गया जैसे कि सोशल आइडियल ग्रुप के बारे में बात करता है, सुसाइड के बारे में बात करते हैं, रिलीजन के बारे में बात करते हैं। मतलब सोसाइटी के हर एक फैक्टर पे ध्यान है इन सोशोलॉजिस्ट का। तो कहने का मतलब है कि ये स्पेशल सोशल साइंस नहीं है, ये एक जर्नल साइंस है। जर्नल स्टडी करती है, समाज के हर एक बिंदुओं के बारे में पढ़ती है। सोशोलॉजी बहुत रैशनल है, एम्पेरिकल है। अब रैशनल क्या होता है, जिसमें हम अपना दिमाग दौड़ाते हैं, सही है या गलत है, या क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज़ को। एम्पिरिकल भी सेम ऐसा हो गया, एम्पिरिकल भी जिसमें हम अपना दिमाग एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करके ये सब चीज़ें करते हैं। इट स्टडीज द सोशल फेनोमेना ऑफ द साइंटिफिक वे से हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, साइंटिफिक वे से। एक मेथड होता है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रीजन, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब कि ये बेस्ड किस पे है, रीजन पे, रीज़न पे, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट पे। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस, कैटेगरिकल साइंस, प्योर साइंस, जनरल साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जनरलाइजिंग साइंस। सोशियोलॉजी ये सब है, ठीक है। सोशल साइंस है, कैटेगोरिकल है, प्योर है, जर्नल है, एब्स्ट्रैक्ट है, जनरलाइजिंग है, इंडिपेंडेंट है, बहुत रैशनल एम्पेरिकल है। पर सोशियोलॉजी फिजिकल नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर ये नहीं है कि इस पैटर्न में पढ़ाया जाएगा। अप्लाई नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हम सोशल फिनोमेना है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल सोशल साइंस है, स्पेशल सोशल साइंस नहीं है, कॉन्क्रीट हम उसको टच नहीं कर सकते, पर्टिकुलराइज नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम लिख सकते हैं जैसे कि नेचर में, ये हमारा हो गया नेचर। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया, नेचर में हमें क्या लिखना है कि नेचर में हमारे ये पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 पॉइंट हो गए। 8 में ही इसको मिक्साइट कर देना, और यही आपका क्या बन गया, नेचर। तो नेचर आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो दस वी कैन से द सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ जनरल नेचर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंसेज। ये सोशल साइंस की एक कैटेगरी में आ सकती है। अब ब्रांचेस, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस वर्क कर रही हैं, जैसे कि हमने किया कि जनरल साइंस में बात करती है, तो ऐसी कौन सी बीच में इनकी कैटेगरीज हैं जो कि इसके बारे में पर्टिकुलर इसके ही बारे में सोचती हैं। तो बहुत सारी है, ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ने के लिए, डील करने के लिए ये सोशियोलॉजी वर्क कर रही है। इसकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ी, ठीक है। डुरखाइम ने भी बहुत सारे डिविजन्स दिए हैं, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं तो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि मॉर्फोलॉजी मतलब कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है। सोशल मॉर्फोलॉजी मतलब जो पॉपुलेशन के बारे में ही स्टडी करती हैं। कुछ ऐसी सेक्शंस होती हैं, ब्रांचेस होती हैं सोशियोलॉजी की जो कि सिर्फ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करती हैं, उनके डाटा क्या कितने पढ़े हैं, मतलब कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ रही है जियोग्राफिकल सेटिंग्स में।
दूसरा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी हो गया कि जिसमें रिलीजन हो गया, मॉरल, लॉज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं। ये स्पेशल डिसिप्लिन के जितने भी फैक्टर्स हैं वो फिजियोलॉजी में आते हैं। जनरल सोशियोलॉजी बात करती है कि जो कि सोशल लॉ, स्पेशलाइज सोशल प्रोसेसेस। कॉस्मो सोशियोलॉजी होती है। सोरोकिन एक वो है, सोशियोलॉजिस्ट है सोरोकिन, कहता है कि इसके रीसेंट सोशियोलॉजिकल थॉट्स हैं जो कि 4 ब्रांचेस में आती हैं, जैसे कि कॉस्मोलॉजी, बायो सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी, स्पेशल सोशियोलॉजी। कॉस्मो हो गया जो तारे, जो गैलेक्सीज हो, ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी स्पेस में वर्क कर रही हैं, वो वाली सोशियोलॉजी। और बायो, ठीक है, बायो तो आपको समझ आएगा। जनरल, ये भी आपको, और भी बहुत सारी सोशियोलॉजी हैं, जैसे कि जनरल सोशियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड विद द कल्चरल फेनोमेना ऑफ ग्रुप। जनरल हो गया कि जनरल चीज़ क्या हो रही है, कल्चर कैसा चल रहा है बच्चों का, कह रही हूँ, इन लोगों का। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप बन रही है। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में, स्ट्रक्चरल मतलब कि कितने ग्रुप, किस प्रकार से ग्रुप्स पहले बनते थे, अब क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। इनर रिलेशन टू वन अनदर, डायनेमिक एस्पेक्ट्स हो गए कि सोशल इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं, 2 ग्रुप्स हैं वो किस तरह से आपस में बातचीत कर रहे हैं। स्पेशल सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशल मॉर्फोलॉजी अभी हम पढ़ के आएंगे, जिसमें पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। सोशल कंट्रोल, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह से उसका यूज़ कर रहा है। सोशल प्रोसेस हो गया, सेंस ऑफ स्टडी ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ इंट्रैक्शन इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। पैथोलॉजी हो गया कि मतलब एडजस्टमेंट, डिस्टर्बेंस की बात करती है सोशियोलॉजी। ये सारे इसकी ब्रांचेस हो गई। ब्रांचेस इतनी काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ठीक है, ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के इसने डाली हुई है इसमें। Detailed study of the objective of schools and churches are the subject of sociology of education and sociology of religion, respectively, and the function of the government and the state of studies to political sociology. Political sociology आनी चाहिए भाई, political sociology ज़रूरी है, जो कि लॉज के बारे में पढ़ती है। लॉज। social psychology deals with the mental activity of human, practical reasons, becoming the part of the society। जो भी चीज़ सोसाइटी में हो रही है, इंसान का इन्वायरमेंट के साथ, इंसान का ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ किस तरह से उसका मेल जोल है, कैसे वो बातचीत करता है, उसकी साइको कैसे बात कर रही है, उसकी कैसे रिलेशंस हैं, उसका कैसा ग्रुप है, ये सब चीज़ें जो है सोशियोलॉजी बात करती है फ्रेंड्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैड अ थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी। थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी जिसमें थ्योरी होती हैं, थियोरीज दी गई होती हैं, आइडियोलॉजीज दी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स से रिलेटेड, वो बताते हैं कि किस तरह से ये सोशियोलॉजी आपको स्टडी करती है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव हो गया कि जिसमें ह्यूमन किस तरह से इन चाउज में, सोसाइटी के इस चाउज में कैसे हारमोनी में रहना पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। एक होता है इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव, ये भी एक थॉट हो सकता है, ब्रांच हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कि ये लड़ाई झगड़े भी कहीं ना कहीं आपको समाज में ही हो रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्शन समाज में हो रही है, फंक्शन क्या हो रहे हैं, समाज में कैसे रहना है, इन चाउज में कैसे खड़े होना है, ये सभी चीज़ें जो है सोशियोलॉजी बात करती है। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी स्टडीज अबाउट every historical aspects of any individual, a new civilization, and any war of some effects of human beings and society। काफ़ी बोरिंग हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखो, नॉलेज सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी, ऑब्वियसली ये हमने थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि नॉलेज बेस्ड सोशियोलॉजी होती है। क्रिमिनोलॉजी जिसमें क्राइम, ये सब ब्रांच क्राइम के बारे में स्टडी करते हैं। रिलीजन
सिर्फ स्टडी ही करते हैं, इसमें कोई एक वो नहीं है, ठीक है। हिंदू पर्सन does not touch non-veg during Durga Puja, but a Muslim person celebrate Bakra Eid by meat cutting. Society is governed by religion they follow. मतलब समाज किस तरह से चल रहा है, रिलीजन के बेसिस पे चल रहा है। जैसे कि दुर्गा पूजा में नॉन वेज नहीं खाया जाता, तो ये एक रिलीजन हिंदू धर्म का बताता है। दूसरा, अगर हम मुस्लिम रिलीजन को देखें तो उनका एक फेस्टिवल होता है जो कि रिलीजन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बकरा ईद। जब तक वो मीट नहीं बनाते, बकरे को नहीं काटते हैं, तब तक उनका रिलीजन उनको ये अलाउ ही नहीं करता कि तुम्हारी ये रस्म पूरी हुई। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स जो है इनके बारे में स्टडी करता है, इनके बारे में समझता है कि अच्छा, एक रिलीजन में मीट काटना इज़ पाप, एक में काटना इज़ द मतलब उनको अच्छा लगता है। मतलब उनके रिलीजन को, ये रिलीजन आपको गवर्न कर रहा है, समाज को रिलीजन चला रहा है, धर्म चला रहा है, इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं, रिलीजन सोशियोलॉजी ये बताती है। इकोनॉमी हो गया, जैसे कि कोई एग्जाम्पल्स हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। रूरल सोशियोलॉजी हो गई कि जो रूरल सेटअप कैसा रहा है ना, अर्बन से कैसे डिफरेंट है वो, उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका वे ऑफ टैकलिंग प्रॉब्लम्स को साथ, और उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ डिफरेंट है अर्बन से। तो अर्बन के बारे में अलग पढ़ते हैं। अर्बन, जैसे कि अर्बन सोशियोलॉजी सिर्फ अर्बन के बारे में पढ़ेगी, उनके लाइफस्टाइल। इससे क्या होगा, जब अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ी होती, रूरल वाला व्यक्ति अगर अर्बन सोशियोलॉजी को पढ़ता है तो उसको समझ में आती है, अच्छा ये चीज़ें हैं। अगर वो वहाँ रहता भी नहीं है तब भी वो पढ़ लेता है उसको, तो वो उसको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लेगा। तो अर्बन सोशियोलॉजी स्टडी करती है कि कैसे वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल है, कैसे कंजस्टेड वो रहते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि उनका एजुकेशन ज़्यादा बेटर रहेगा रूरल से। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि देयर आर मैनी थिंग्स जो कि डिफरेंट होती हैं रूरल और अर्बन से। तो इन दोनों की एक डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच हो गई। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होगी जो कि समाज के सिनेरियो को, मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके आती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सबमिट करती है, न्यू रूल्स बनाती हैं, देयर इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी, किस तरह से वो जो रूल्स है क्या वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं समाज में। क्या किसान का जो वो निकला था, क्या कहते हैं, बिल निकला था, क्या वो उनको सफिशेंट MRP मिल पा रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स जो करते हैं ये लोग, तो इनको दूर बैठा एक सोशियोलॉजिस्ट समझ रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है। डेमोग्राफी हो गई, जैसे कि पॉपुलेशन किस तरह से ये बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कहाँ पे, क्योंकि अच्छी कंडीशंस होंगी तो लोग जन्मेंगे ही ना। अगर अच्छी नहीं होंगी तो ऑब्वियसली फीमेल फैंटिसाइड्स जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड स्टफ लाइक दैट। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, क्या यार मेरा प्रोनाउंसिएशन ही बिगड़ गया। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, पीपल एम्प्लॉयड इज डायरेक्टली रिलेटेड द इंडस्ट्रीज। मतलब कुछ जैसे कि जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो इंडस्ट्री में लग जाते हैं अर्बन में, तो सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उनको ओवरटेक काम करवाया जाता है, किस तरह से वो इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना निकलता है, इंट्रैक्शन कितनी होती है मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, किस तरह से उनको ओवरकम किया जा सकता है। एक सोशियोलॉजिस्ट बाहर बैठ के देख रहा होता है, समझ रहा होता है, अच्छा इंडस्ट्री में ऐसे होती है। तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी वाले जो उनमें ज़्यादा रुचि रखते हैं कि वो उनकी स्टडी करते हैं, समाज में इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ स्टडी करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ कितनी सेटअप्ड हैं, कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनका वर्किंग आवर्स क्या है, क्या उनको उचित सामान्य रूप से उनको सोसाइटी में दर्जा मिल रहा है, उनके काम को तवज्जो दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। फैमिली सोशियोलॉजी हो गई जो सिर्फ फैमिली के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस पर करती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सोसाइटी का, किस तरह से वैल्यूज़ दी जाती है चाइल्ड को, पेरेंटिंग कैसी हो रही है, ये सारी स्टडी फैमिली सोशियोलॉजी करती है। एजुकेशन सोशियोलॉजी हो गया कि
एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक सबसे अच्छी बेस्ट ही निकाल के लाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर से। इसमें क्या होता है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी करता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कैसे एजुकेशन जो है वो कैसे चेंज कर रही है एक पर्सन के पर्सपेक्टिव को, जीवन में कैसे जीना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे वोकेशनली इंडिपेंडेंट होना है। तो एजुकेशन उसको कैसे सिखा रही है, वो भी तो समाज में ही जाएगा ना, स्कूल में पढ़ेगा बेशक, वो मिनी सोसाइटी है। जब वो नॉर्मल सोसाइटी में बिहेव करेगा तो कैसे करेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसी होगी, स्टडी हाउ द एम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीज आफ्टर एजुकेशन एक्टिविटीज़। एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड में ये सब जानना ज़रूरी नहीं है कि सोशियोलॉजिस्ट क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, उनका क्या नेचर है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। रादर कि ये इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन हम ले रहे हैं, एजुकेशन एक टीचर देने जा रहा है तो समाज में ही तो जा रहा है वो बच्चा पढ़ के। तो एजुकेशन एक ऐसी ब्रांच है सोशियोलॉजी की जिससे हमें पढ़ना है, जो कि डील करती है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन ऑन सोशियोलॉजी। ब्रॉडली अगर हम कहें तो ये डिफाइंड करती है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। तो क्या होता है कि एक सोसाइटी में हमें जीना होता है, ठीक है, खाना खाना पीना सोना, ये हमारी बेसिक नीड्स है। इसको फुलफिल करने के लिए हमें सोसाइटी में जाना पड़ता है, वहाँ पे काम देना पड़ता है। उसके लिए तैयार किए जाने वाली चीज़ें उस वो होती है एजुकेशन। एजुकेशन से हम क्या होते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ये प्राइमरी फोकस करती है सोशियोलॉजी पर, नॉट ऑन द एजुकेशन पे नहीं, सोशियोलॉजी। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज डिफरेंट। When coming to the aim of educational sociology, they are to promote social values among individuals through the education system। देखिए अब एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात चल रही है यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में से बच्चे के अंदर क्या वैल्यूज़ इंडल्ज हो रही हैं, कि एजुकेशन में वो ले रहा है, एजुकेशन ले रहा है तो किस तरह से उसके अंदर वैल्यूज़ इंडल्ज हो रही हैं, उनमें सोशल वैल्यूज़ लाना, कैसे समाज में रहना है, और पैसे कमाने के लिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये क्या है, मोरल वैल्यूज़ है जो कि एक टीचर सिखाएगा। टू अप ब्रिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ कंट्री। तो एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बनना चाहिए, वो टीचर के डिपेंड होता है। टीचर अगर खटारा होगा तो वो कैसे ही अपने बच्चे को कैसे एक रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, वो खुद ही लेट आएगा, खुद ही क्लास में लेसन प्लान नहीं करके आएगा, डायरी राइटिंग नहीं करेगा, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट द चाइल्ड विल ऑल्सो डू दैट। कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बच्चा भी वैसा ही करे। तो सोशल अवेकनिंग, समाज में रहना है तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। इग्नाइट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हम सब जानते हैं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, कि जो बचपन में जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल इन्फेंट से लेके प्ले स्कूल तक जितना होता है वो घर पे रहता है, तो उसकी फर्स्ट सोशलाइजेशन जो होती है वो फैमिली से होती है। सेकंड जो होता है वो स्कूल होता है ना। तो सोशलाइजेशन को बढ़ावा देना है, अच्छा उसको इन्वॉल्वमेंट देना है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसमें ये जो नॉलेज है सेपरेट हो गया था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल वर्कफोर्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अमेरिका और यूरोप गेव राइज टू द सोशल मोबिलिटी। क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत सारे नॉलेज इसमें लोग स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, मशीनरी बहुत आ चुकी थी उस टाइम पे, बहुत एडवांसमेंट हो गई थी, जिसको हम कहते हैं कि यूरोप में हुई थी। इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं आज डिफरेंट है इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में ये चीज़ें हुई थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसमें क्या हो रहा था कि सोशल मोबिलिटी, मतलब ये जो रूरल पीपल्स थे वो मोबिलाइज हो रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे टूवर्ड्स द अर्बन एरिया, सो दैट कि वो सोशलाइज हो सकें। और ये इजी था उनके लिए मूव हो जाना
अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी गेनिंग द टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज। तो ये सब चीज़ें, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज जब उनके दिमाग में आया, ये एजुकेशन सिस्टम से ही तो आया होगा। एजुकेशन सिस्टम उनको मिला होगा, एजुकेशन उनको दी गई होगी, तो उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आई कि मशीनरी हमारा काम कर सकती है। जो काम 40 घंटे में हो रहा था वो 4 घंटे के अंदर अंदर हो रहा था मशीन के द्वारा। तो ये सारी स्किल जो डेवलप की गई थी, टेक्निकल स्किल जो थी, सोसाइटी में एक अपर स्ट्रेटा क्रिएट कर दिया, जो कि एक कैपिटलिस्ट लोगों कहलाए, है ना। People who were the farmer earlier became the worker in the factory। जो गरीब इंसान थे या फार्मर्स कह लो, वो फैक्ट्री में वर्क करने लगे और मशीनें अपना काम करती ही थी। इन दैट पीरियड सोशल मोबिलिटी वॉज एट अ टॉप गियर। उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ये जो सोशल मोबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आप देख रहे हैं सोशल मोबिलिटी, ये वो बिल्कुल ऊपर के गियर पे था। सोशियोलॉजिस्ट बिगिन टू थिंक दैट एजुकेशन प्रमोट द सोशल मोबिलिटी अंडर माइंड द क्लास स्ट्रैटिफिकेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब उस टाइम पे जब ये चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही थी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही थी, और ह्यूमन का ज़्यादा वर्क फोर्स किस में था, इंडस्ट्रीज़ में चला गया था। जो फार्मर्स थे वो फैक्ट्रीज़ में वर्क करना शुरू कर दिए थे। ये सब जो सोसाइटी उसको टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कर रही थी, ये सब क्या था, सोशल मोबिलिटी का पीरियड था, जिसमें मोबिलाइज्ड हो रहे थे। जो फार्मर्स थे वो अपने घरों को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो रहे थे और इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे थे। और उस समय जो सोशोलॉजिस्ट थे वो सिर्फ सोचते थे, हम कह रहे हैं ना, एनालाइज करते थे, एम्पेरिकल थे वो, साइंटिफिक सोच रखते थे। तो उन्होंने कहा, सोचते थे कि एजुकेशन क्या कर रही है, सोशल मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही है और अंडरमाइन द क्लास स्ट्रैटिफिकेशन, कि किस तरह से क्लास को स्ट्रैटिफाइड किया गया है, कि जो अर्बन एरियाज़ थे उसमें जो लोग ये सेटअप कर रहे थे मशीनें, या ये जो भी अमीर लोग थे, किस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट, it gains interest and lots of sociological studies done on the subject. Statistical and field research across the numerous societies shows the persistence link between the individual social classes and achievements, suggest that education could only achieve limited mobility। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से सोशल मोबिलिटी हुई। एजुकेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी उस टाइम, है ना। सोशोलॉजिस्ट ये बातचीत कर रहे थे, जैसे कि सोशोलॉजिकल स्टडीज़ करती है कि किस तरह से स्कूल पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रहा है, रादर देन द चैलेंजेस, class stratification, racial, sexual discrimination। But the sociology of education is a branch of study very helpful in finding the relation between the sociology and the education, है ना। ये चीज़ें हमारे समाज में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसी चीज़ें, क्लास को स्ट्रैटिफाइड कर दिया, जो काले थे गोरे थे उनमें भेद किया, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक इसके सवाल या ये क्यों हो रहा है समाज में, इसका सब जवाब दे रही थी हमारी सोशोलॉजी, जो कि एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन हेल्पफुल रही इस ब्रांच को फाइंड करने में कि कैसे सोशोलॉजी और एजुकेशन इंटरलिंक्ड है आपस में। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ हाउ द सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस अफेक्ट द एजुकेशन प्रोसेस। अब ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप पेपर में लेके आते हो कि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो कि स्टडी करती है हाउ द सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड द फोर्सेस अफेक्ट द एजुकेशन प्रोसेस एंड द आउटकम्स एंड वाइस वर्सा। कि किस तरह से जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं समाज में बने हुए और फोर्स करते हैं, अफेक्ट करते हैं एजुकेशन प्रोसेस के ऊपर और आउटकम्स, ठीक है। Why the education understood to mean the overcoming the handicapness, achieve greater equality and acquire wealth and status for all। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हमारी स्कूल से शुरू हो रही हैं, अगर स्कूल में ही हम पाठ करना शुरू कर दें कि एजुकेशन जो है वो हर किसी को इक्वल मिलेगी, हैंडीकैप को भी ओवर कर हम अपने जो भी हमने प्रॉब्लम्स हैं, हैंडीकैपनेस है हमारी, उसको कम करें, ओवरकम करें,
और ग्रेटर इक्वालिटीज़ को अचीव करें, मतलब कि जो हमारी डिसइक्वालिटीज़ हैं लाइक पोअर और ये सब, हम कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म में आना है आपने। यूनिफॉर्म मतलब कि सब इक्वल हैं यहाँ पे, कोई रिच नहीं है कोई पुअर नहीं है, सबको चपटे सिर करके आने हैं, सब क्या है इक्वल हैं स्कूल पर्सपेक्टिव में। तो ये एजुकेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे को ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही हट जाता है उसके दिमाग से कि अच्छा हम तो इक्वल हैं, हम तो एक जैसे हैं। फिर वो अच्छा इंसान बन पाएगा। वैल्यूज़ क्रिएट करना स्कूल का काम होता है, वैल्यूज़ क्रिएट करना, सोशल वैल्यूज़ देना, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिच और पुअर में नहीं हो। तो इसके लिए हमारी यूनिफॉर्म्स लगी हुई होती हैं। लर्नर्स में बी मोटिवेटेड बाय एस्पायरिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बेटरमेंट। एजुकेशन इज परसीव्ड एज द place where the children can develop according to the unique needs and the potentiality. ये देखिए, लर्नर्स में मोटिवेट बाय एस्पायरिंग फॉर द प्रोग्रेस एंड एनवायरनमेंट। एजुकेशन क्या करती है, चिल्ड्रन को डेवलप करती है उसके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पोटेंशियली। मतलब एक व्यक्ति है, अगर वो काला है तो वो नाच तो सकता ही है, राइट। मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस काफ़ी प्रेवलेंट है। अच्छा ये गरीब है तो उसको कम पढ़ाना है, अच्छा ये मेरा फेवरेट है तो उसको ज़्यादा पढ़ाना है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी होता है, ये भी एक सोशियोलॉजी का ही पार्ट है। एजुकेशन आपको क्या करती है, ये सब चीज़ें डिस्पैरिटीज़ को दूर करना और बच्चे की नीड के हिसाब से उसके ऊपर वर्क करना, उसकी पोटेंशियलिटी को बाहर लेके आना। पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है कि हर एक व्यक्ति की पोटेंशियल्स को फुल्ली यूटिलाइज करना, ताकि वो अपने आने वाले समय अच्छा व्यतीत कर सके। अंडरस्टैंड करना एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोसेस। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एजुकेशन क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन और सोशियोलॉजी इन ब्रीफ। मतलब सोशियोलॉजी और एजुकेशन में क्या संबंध है। 5 मेजर सोशियोलॉजिकल कंसर्न इन योर इंस्टीट्यूशंस। What improvement would you like to incorporate to the betterment of the learning outcomes? काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन सोशियोलॉजी एंड द क्लासरूम इन्वायरमेंट। देखिए, हमने ये पढ़ा कि एजुकेशन सोशियोलॉजी इतना हमें समझ में नहीं आया, बट हाँ थोड़ा बहुत समझ में आया कि एजुकेशन काफ़ी रोल प्ले करती है सोशियोलॉजी में। समाज में हम जब सोशलाइजेशन की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो वहाँ पे वैल्यूज़ इनकलकेट करना, उनकी पोटेंशियलिटी को बाहर लेके आना, समाज में वो अपना सिर उठा के चल सके, समाज में वो हरकत अच्छी कर सके, तो ये एजुकेशन से ही पार्ट हो सकती है। तो काफ़ी रिलेशन है। अब हम पढ़ेंगे सीधा मुद्दे की बात कि रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन सोशियोलॉजी विद द सोशियोलॉजिकल वेरिएबल। समझे, सोशियोलॉजी एजुकेशन सोशियोलॉजी और क्लासरूम इन्वायरमेंट में किस तरह से वेरी करती है, रिलेशन क्या आपस में। एजुकेशन सोशियोलॉजी पीयर ग्रुप में कैसे वर्क कर रही है। पीयर ग्रुप क्या होता है, साथ वाला जो भी फ्रेंड सर्कल हो गया, सिबलिंग्स हो गए, ये डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन कैसे स्ट्रैटिफाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो अच्छा है, बच्चे डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो क्लासरूम हो गया कि क्लास में जब बच्चा बैठ रहा है तो उसको कैसा इन्वायरमेंट मिले कि वो एक अच्छा नागरिक, अच्छा सिटीज़न बन पाए। दूसरा, पीयर ग्रुप का कैसा इन्फ्लुएंस हो। पीयर ग्रुप भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है समाज में। स्ट्रैटिफिकेशन की, अगर गरीब अमीर है तो उसको कैसे कोप अप करना, उसको ये सेंस ऑफ इक्वालिटी इसके अंदर इंडल्ज करना, ये सब टीचर ही करेगा और अपने मेथड्स के थ्रू इक्वालिटी करेगा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं उनके लिए, और जो गरीब होते हैं वो बेचारे सरकारी स्कूल में ही रह के अपना ज़िंदगी निकाल लेते हैं, जहाँ तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और जहाँ तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, जैसे कि IPS बन जाते हैं।
मैक्सिमम आपने देखा होगा बिहारी जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। बिहार के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल मतलब जहाँ तो पढ़ते ही नहीं है, जहाँ तो इतना पढ़ लेंगे कि मतलब हाई लेवल का ही पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन इतना इम्पार्ट कर सकती है आपका रोल है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अमीर स्कूल में पढ़ोगे तो आपका डिफरेंट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप जो लोअर कैटेगरी का है या लो क्लास का है वो काफ़ी डिस्पैरिट होता है ना। तो चलते हैं पढ़ते हैं कुछ इस पर, समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। डिस्कस द रिलेशनशिप विद एजुकेशन विद वेरियस इंस्टीट्यूशंस, explain the relations of education with the classroom environment, and enumerate the relations of education sociology with the peer group equality and stratification. Let's discuss, guys, the relationship of education sociology with sociological variable. The relationship between the sociology and the education has always been subject to of debates. मतलब इनमें डिबेट होती रहती है कि ये क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, जैसे कि समाज में इनइक्वालिटीज़ हैं, ड्रॉ लाइन इनइक्वालिटीज़ ऑफ सोसाइटी, और उस तरफ देखा जाए तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ सोसाइटी, ट्राई टू मेंटेन द इक्वालिटी इन इक्वालिटी वट एवर स्टेट इज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि इन एजुकेशन में देखा जाए तो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ क्यों हैं। अगर वेयर एज उसी की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या है एजुकेशन का कि समाज में इक्वल स्टेटस हो सबका, इक्वल रहे हैं सब, है ना। डिस्पैरिटीज़ क्यों हैं, डिफरेंट क्यों हैं लोग आपस में, क्लास में, उनके रहन सहन में, उनका उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लोग डिफरेंट क्यों हैं। एजुकेशन ही हमें ये एजुकेशन प्रमोट करता है इक्विलिब्रियम। एजुकेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो वो ये प्रमोट करेगा कि इक्वल रहना चाहिए कि पे डिपेंड नहीं है, होना होगा, क्योंकि ये एजुकेशन ही आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाती है कि नहीं हमें इक्वल रहना होता है। ठीक है। Sociologist who favors second theory says that education is a social effort, hence it runs the way society wants. मतलब सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एजुकेशन एक सोशल एफर्ट है जो कि जैसा वो चाहते हैं समाज को बनाना वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक टीचर अगर एफर्ट मार के ये कह देता है या उसके लिए वो एप्लीकेबल हो जाता है कि मान लो कि उसने ये डिसाइड करा कि हमारी क्लास में कोई भी डिसइक्वालिटीज़ नहीं होंगी, मतलब डिसइक्वालिटीज़ मतलब कि कंपैरिजन नहीं होगा, रिच पुअर की कोई डिस्कशन नहीं होगी, इक्वल स्टेटस होगा, काले घोरे का भेद नहीं होगा। ये सब चीज़ें क्या है, एक टीचर इनिशिएटिव लेगा तो डेफिनेटली सोसाइटी चेंज होगी। अगर वो सोचता ही नहीं है या एफर्ट ही नहीं करेगा तो हाउ विल वी डिसाइड दैट कि एक बच्चे के दिमाग में ये होगा कि ये तो गरीब है, इसका क्या करना। तो स्कूल ही आपको क्या करेगा, सोसाइटी मूव्स द डायरेक्शन द dominant group of society wants. According to them, the second theory propagate the myth by the first theory set the positive, second level as a negative. Anyways, ये theory वीडियो हम नहीं करेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं। एजुकेशन जनरली परफॉर्म 3 kinds of function in the society. 3 प्रकार के काम करती है, 1, 2 and 3। देखते हैं क्या काम करती है भाई। एजुकेशन 3 प्रकार के काम करती है सोसाइटी में। इट ट्रांसमिट द स्पेशल एंड कल्चरल हेरिटेज वन जनरेशन टू अनदर। ऑब्वियसली कल्चर, जब एक कल्चर मुस्लिम का होगा, एक हिंदू का होगा, और एक होगा सिख का, और एक होगा डिफरेंट क्रिश्चियन का, तो ये सब प्रकार के फेस्टिवल्स क्या होते हैं स्कूल कॉलेजेस में मनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी समझ में आती है।
कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाना एक एजुकेशन का काम होता है। सबसे पहला काम होता है कल्चर को जनरेशन टू जनरेशन लेके जाना। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्सपीरियंस, कस्टम, वैल्यूज, ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। ओके, तो सेकंड है एजुकेशन कंजर्व्स द कल्चरल हेरिटेज थ्रू द कोर्सेज ऑफ स्टडी, टेक्स्ट बुक्स, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड डिफरेंट पार्टीज। तो कहने का मतलब है कि पहला तो हमने ये देख लिया कि कल्चरल हेरिटेज को बचाना, ट्रांसमिट करना एक जनरेशन से दूसरे। मान लो कि ये अदर है, ये डिफरेंट है। जैसे कि हिंदू फैमिली है, तो हिंदू फैमिली अपने बच्चे को क्या हिंदू धर्म के बारे में बताएगा कि अच्छा ये राम भगवान है, ये है, अच्छा ये। एक मुस्लिम फैमिली है, वो ये बताएगा। अब वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं समाज में। और जब टीचर या क्लासरूम में इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें हो रही होंगी तो डेफिनेटली कल्चर ट्रांसमिट होगा। दूसरा, कंजर्व करके रखना। कंजर्व कैसे, मतलब कि अपनी धरोहर को, हमारे समाज को बचा के रखना, कि उनके कस्टम, रीति रिवाज, कपड़े, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होगा तो डेफिनेटली वो पढ़ पाएगा। थर्ड, इसमें कंजर्व करके रखना। थर्ड क्या है, देखते हैं। थर्ड है क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड पैटर्न्स इन ऑर्डर टू डेवलप इम्प्रूव द सोसाइटी इन द व्यू ऑफ चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस। तो मतलब ये कह रहा है कि एक तो आपने कल्चर को ट्रांसमिट करना है, दूसरा कंजर्व करना है, तीसरा एक इंस्टीट्यूशन बनाना है, एक छोटा सा एक ग्रुप बनाना है, ऑर्गेनाइज बनाना है, जिसमें कि ये चीज़ें डेवलप हो रही हों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अब क्लासरूम में देख लेते हैं, क्लासरूम कंडीशन में ये कैसे वर्क कर रहा है। एजुकेशनल सोशोलॉजी एंड द क्लासरूम इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लासरूम में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, एजुकेशन सोशोलॉजी एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये एक टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काफ़ी मेथडफुल भी हो सकता है, क्योंकि टीचर को पता होगा डेफिनेटली वो इसमें कुछ वर्क कर पाएगा। स्कूल और क्लासरूम इन्वायरमेंट में आज के मॉडर्न समय में ये काफ़ी अप्रोप्रिएट है। ये एजुकेशन इसको लेके आएगी। चेंजिंग सिनेरियो, समाज में बदलता समूह, स्कूल डेवलप कर रहा है और ग्रो कर रहा है कुछ स्पेसिफिक गोल लेके, ऑब्जेक्टिव लेके। इट एमर्ज द आउट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। द वर्ड स्कूल हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम सकहोल। सकहोल लेजर, मतलब कि खाली समय। इट वॉज लेजर मतलब लेजर टाइम, जिसमें मज़े कर रहे होते हैं। बिफोर एंशंट ग्रीस टाइम में लेजर टाइम एक सिस्टमेटिक वे होता था जिसमें, बट नाउ द कंसेप्ट हैज़ चेंज। प्राइम टाइम एक्टिविटी, द फंक्शन ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम। अब देखिए जो सोशोलॉजी है वो क्लासरूम में कैसे वर्क करी है। तो कंजर्व करना है हमने अपने कल्चरल हेरिटेज को, प्रमोट करना है। जैसे कि हम डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एनुअल फंक्शंस हो गए, वहाँ पे हमने डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ डांस देखने को मिलती हैं। जैसे कि भांगड़ा हो गया, पंजाबी हो गया, डांडिया हो गया, लावणी हो गया, है ना, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गई, ये सब डांस फॉर्म्स हो गई। ये हमारे कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ कैसे हो रही है, ऑल राउंड करनी है उसको, उसके अंदर वैल्यूज़ इंडल्ज करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आए उसको पता चले कि हमारी समाज में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेशनलिटी ट्रेनिंग, मतलब कि सम पैट्रियाटिक तो होना चाहिए ना, बच्चे को पता होना चाहिए कि समाज में देश के लिए हमें क्या करना है। एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए, सोसाइटी में कैसे भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो हमें उसमें एडजस्ट करना आना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं आप। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स, प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, किस तरह से समाज में थोड़े चीज़ों से भी हम अपना काम बना सकते हैं। स्कूल का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। पहले के दिनों में कुछ अलग ही था और आज के दिनों में कुछ अलग है। हब ऑफ लर्निंग, स्कूल को हम हब ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है स्कूल्स की, जिसमें नेशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, टोटल नेशनल डेवलपमेंट हो। रियली स्कूल जो है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी के, जो कि ये मैन मेकिंग फैक्ट्री कह सकते हैं कि इसमें मैन को बनाया जाता है, मैन को तैयार किया जाता है स्कूल में। जब तक एक स्कूल में
बच्चे को ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी जाती, उसको वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं की जाती, उसमें उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, तब तक वो कैसे अब समाज में कैसे वर्क कर पाएगा समाज, इसलिए स्कूल में भेजा जाता है। तो स्कूल एज अ सोशलाइजेशन एजेंट, most of the agencies improve the process of socialization education in the school. स्कूल एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशलाइजेशन और कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी रोल प्ले करता है। फॉर्मल क्लासरूम हो गया और इनफॉर्मल में जिसमें पीयर ग्रुप बैठे होते हैं, और फॉर्मल हो गया जिसमें क्लासरूम टीचिंग, जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो कैसे होना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हाउ द स्कूल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन, कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस में वो वर्क करता है, परफॉर्म करता है, जैसे कि एटीट्यूड कैसा हो बच्चे का, स्किल डेवलप हो, नॉलेज इंक्रीज हो, करिकुलम बढ़ाया जाए, कि एस ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो। कि एस ए मॉडल क्या होता है? कि एस ए knowledge of basic intellectual skills like reading, writing, verbal expressions, quantitative and cognitive. Cultural achievements हो सोसाइटी में, opportunities acquired the social and vocational skills. जेंडर रोल क्या? जेंडर रोल हो गया कि समाज में वो कैसे अपनी दायित्व को समझे, एक लड़का अपने दायित्व को समझे, लड़की अपने दायित्व को समझे, है ना। ये सब हम क्लासरूम में सीखेंगे। एजुकेशन सोशलाइज द स्टूडेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ सोसाइटी, टू प्ले द मीनिंगफुल रोल ऑफ नॉलेज ऑफ सोसाइटी। Education helps shaping and transforming the values and attitudes of the needs of the contemporary society. Mental horizon. Informally, the school enables the children to learn a new number of social skills. Education teaches the law, tradition, norms. Education how to behave, कैसे बिहेव करना है समाज में, कैसे हमने बांटना, कैसे हमने पीयर ग्रुप में अडल्ट, ये सब एजुकेशन ही डिसाइड करती है। आपके आइडियाज़ कैसे होंगे, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं समाज के लिए, आपको कैसे किसी की मदद करनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है एजुकेशन सिखाती हैं। स्कूलिंग इंस्टॉल द कम्युनिटी पैटर्न ऑफ रिस्पेक्ट, हाउ रिलेट टू द अदर्स। स्कूलिंग इनेबल्स वन इंटेंसिव कल्चर ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन राइट एजुकेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था फ्रेंड्स। इसमें आपको समझ में आया कि कैसे एजुकेशन सोशोलॉजी से रिलेटेड है। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन बोल लो या एजुकेशन ऑफ सोशोलॉजी बोल लो, एजुकेशन ऑफ सोशोलॉजी बोल लो, काफ़ी को रिलेटेड हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोसाइटी से रिलेटेड करती है सोशोलॉजी। तो सोसाइटी में तो बच्चा बन के आ रहा है, तो मैन मेकिंग फैक्ट्री जिससे हम कहते हैं स्कूल। तो स्कूल में अगर टीचर क्लासरूम इन्वायरमेंट में अच्छा उसको एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट देगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो कर ही पाएगा। Peer group forms an important informal form of socialization agency with which the human beings come up into the contact during their life. तो peer group क्या होता है? peer group होता है जो इन्फेंट हो गए, चाइल्डहुड peers हो गए, एडोलसेंस peer हो गए। peer group play an educational role in the informal agency of education। देखिए, फॉर्मल एजेंसी हो गई स्कूल, दूसरा हो गया पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितना टाइम हम स्कूल में बिताते हैं तो हमारे साथ कौन होते हैं? ज़्यादातर पीयर होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे होंगे, उनके माँ बाप उनको जैसा सिखाते होंगे, वो आप भी कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं डेली लाइफ में, है ना। जितना उनका नॉलेज होगा वो आपसे शेयर करेंगे और आप उनको अपने दिमाग में बैठाएंगे, अच्छा ये चीज़ सही है, अच्छा ये चीज़ सही है। तो पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है। पीयर ग्रुप हेल्प करते हैं चाइल्ड को डेवलप करने में लीडरशिप क्वालिटीज़। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं बहुत शाय होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो शाय और का कॉम्बिनेशन होता है, तो कुछ बच्चे ग्रुप में रहकर, ग्रुप में अपनी बातचीत करके कुछ चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं, उससे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं, बोलने में वो सक्षम हो जाते हैं। कैसे
कोऑपरेशन करनी है, एक दूसरे में कोऑपरेट कैसे, टीम स्पिरिट की जो भावना है वो कैसे डेवलप होती है, पीयर ग्रुप में होती है। टॉलरेंस, एक दूसरे को टॉलरेट कर पाते हैं वो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सीरियस होते हैं, कुछ वो बहुत बातूनी होते हैं, तो क्या करते हैं कि टॉलरेट वाला कंसेप्ट भी इसमें आ जाता है। टीम स्पिरिट, मैंने अभी बात की ना टीम स्पिरिट की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कॉपरेशन इन कॉमोडेशन। इट हेल्प्स द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ रैशनल कंसाइंस स्केल ऑफ वैल्यू की सोच पाना, है ना। ग्रुप्स में डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज, इनकलकेट द डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन to equip the young people effectively for future। ये स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड किया गया है सिस्टम में। इट सिस्टम जो ट्रेट ऑफ सोसाइटी नॉट सिंपल इंटेलिजेंट यूनिवर्सल। तो फ्रेंड्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो यही बताना चाहिए। When difference leads to the greater status, power or privilege for the some groups over the other। मतलब कुछ पावर्स जो होती हैं एक ही बंदे के पास है और कुछ के पास है ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड। मतलब कि डिवाइड हो गया बंदा, इनइक्वल हो गया। इनइक्वल मतलब जब इक्वालिटी, मतलब इसके पास भी 4 मोजे हैं और इसके पास भी 4 मोजे हैं, तो दैट इज अ इक्वल। तो इसके पास 4 हैं, इसके पास 1 है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। समाज में डिफरेंस ये क्रिएट करता है, स्ट्रैटिफाइड करता है समाज को, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये कह सकते हैं ग्रुप में क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इनटू ग्रुप एंड शेयर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो कि इनइक्वल रहती हैं सोशली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली, वो डायमेंशनली वो डिफरेंट होते हैं। सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं, समाज रूप में भी। अच्छा, ये निम्न वर्ग के, इसके साथ हमने टच नहीं होना। अच्छा, पॉलिटिकल ले लो, पॉलिटिकल में अच्छा ये ऐसे है, आइडियोलॉजी में डिफरेंस होता है। ये सभी चीज़ें क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का काम है। कैसे ये एजुकेशन में ये इम्पार्ट हो सकती है, एजुकेशन कैसे, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सल है, हमेशा रहेगी, वेरिएबल हो सकती है। मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, फीचर्स और इसके कैटेगरीज, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्या कारण है कि स्ट्रैटिफाइड हो गए हैं लोग, प्रोसेस क्या है, ये टाइप्स कितने होते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, एजुकेशन में ये कैसे काम कर रही है। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए, एजुकेशन में ये कैसे वर्क कर रही है, इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर देन वी विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज।